जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है सतीश सर के वीडियोज में। और आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो साइंस का जो पार्ट 2 वीडियो होगा उसको शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल में बदल जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से। सक्षमता हो, बीपीएससी टीआरई हो, चाहे जो भी आपको प्रतियोगी परीक्षा देना है उसमें ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। मुख से निकली हुई लार जो है किसका, तो मंड या स्टार्च का पाचन करती है। हम जो भी मोटे अनाज खाते हैं, ठीक है, वो मंड और स्टार्च के रूप में ही होते हैं और उसका पाचन कौन करता है, लार ही करना शुरू कर देता है। तो मुख से निकली हुई लार जो है वो मंड और स्टार्च का पाचन करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रानीखेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा। तो रानीखेत बीमारी जो है वायरस द्वारा फैलता है। याद रखिएगा, रानीखेत बीमारी वायरस जनित बीमारी है। रानीखेत बीमारी इसका नाम इसलिए कि इसका जो ये हुआ था, शुरुआत हुआ था वो रानीखेत जगह से ही हुआ था। और यह मुख्यतः पक्षियों और जैसे कुक्कुट होता है या मुर्गा मुर्गी होता है उस सब में ये बीमारी मेनली होता है। और इसमें जो मृत्यु दर है ना वो बहुत ज्यादा है, मृत्यु दर काफी ज्यादा है इसकी, ठीक है। और इसमें सांस फूलना ये सब होने लगता है। और पक्षी और जो ये कुक्कुट होते हैं, मुर्गा मुर्गी, ये सबको बहुत ज्यादा नुकसान करता है ये। तो रानीखेत बीमारी वायरस द्वारा फैलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आरबीसी का कब्रगाह है। तो आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, ये ना प्लीहा में आके नष्ट हो जाती है, प्लीहा में आके नष्ट हो जाती है। तो स्प्लीन में आके नष्ट होने के कारण इसको आरबीसी का कब्रगाह भी प्लीहा को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा किस संरचना द्वारा पोषण प्राप्त होता है या पोषण मिलता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो विटामिन ई लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया यानी कि लिंग ग्रंथि जो भी है उसको वो नॉर्मल फंक्शन करे, उसके लिए विटामिन ई क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। फिर से सुन लीजिए, विटामिन ई जो है वो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया यानी कि नॉर्मल फंक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ई लिंग ग्रंथियों के नॉर्मल फंक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि लैक्टोज किस में पाया जाता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। और ये सारे प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बने रहिए। और जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं या शिक्षक एस्पायरेंट हैं वे सभी वीडियो को अच्छे से देखेंगे। और देखिए, हमेशा ये सोचिएगा कि आपको एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए कम से कम आपको 100 से 200 प्रश्नों से गुजरना होगा। आप ये मत सोचिए कि हर एक प्रश्न जो आप देख रहे होंगे कहीं भी वो आपको बिल्कुल डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे, उनके शब्दों में हेर फेर भी हो सकता है। तो थोड़ा सा डीप जाके इसको पढ़िएगा, क्योंकि सारा खेल जो है, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे अभी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, सक्षमता भी इवन होना है तो बीपीएससी पैटर्न पे ही होना है, बीपीएससी टीआरई पे ही होना है। तो वहां पर जो सारा खेल होने वाला है वो सब होने वाला है शब्दों का। और शब्दों के हेर फेर में ही हम जानते हुए भी गलत करके एग्जाम हॉल से आते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और उसको तथ्यों की ओर जरूर जाने का प्रयास कीजिएगा। तो लैक्टोज किस में पाया जाता है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। यानी लाल रुधिर यानी कि आरबीसी की बात ये कर रहा है, ठीक है, कोशिका या कणिकाओं यहाँ पे होता। तो लाल रुधिर कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए लगाई जाती है। एक्चुअली एक दवा की तरह था, लेकिन आज इसका बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। ये दुरुपयोग हो रहा है और ये काफी खतरनाक होता है मनुष्य के लिए, इस तरह का दूध का प्रयोग करना। तो ये जो थनों से दूध उतारने के लिए जिस हार्मोन की सुई लगाई जाती है वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? इटाई इटाई रोग जो है किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। कैडमियम के शरीर में जाने पर इटाई इटाई रोग होता है। कैडमियम के शरीर में जाने पर इटाई इटाई रोग होता है। देखिए, ये मुख्यतः जो है जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि इटाई इटाई हुआ, मिनीमाटा है, माटा या माता कहते हैं इसको। उसके बाद ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लैक फुट, ये सब जल के प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, तो इटाई टाइम में क्या होता है, कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेघा। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेघा। आपने सुना होगा आयोडीन की कमी से, तो एक्चुअली ये थायरोक्सिन जो होता है थायराइड ग्लैंड का एक ये है, ठीक है, हार्मोन है, जो कि स्रावन इसका कम हो जाता है, जिसके कारण घेघा रोग होता है। तो आयोडीन भी आपका सही जवाब है, लेकिन आयोडीन उसकी आपूर्ति करता है और उसको स्टिमुलेट करता है, लेकिन मुख्य जो ग्लैंड है उससे होने वाला जो रस निकलने वाला है वो होता है थायरोक्सिन, जिसकी कमी से घेघा रोग होता है। आगे है कि प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो प्रथम कोशिका की उत्पत्ति जल में, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति जल में हुई मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है, देखिए ब्लड में क्या होता है, मेनली RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, ये सब होता है। तो WBC जो है ये क्या है, हमारा एक तरह से आर्मी है हमारे बॉडी के अंदर, और वो रक्षा करता है जो भी अवांछित चीजें जाती है या विभिन्न रोग जो होते हैं उससे कौन फाइट करता है, वो करता है WBC। ठीक है, सो एक तरफ उसका मुख्य काम है जो भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है तो उसको दूर करता है, वो उससे लड़ाई करता है। जीवाणु विषाणु जो भी चीजें हमारे शरीर के अंदर जाती है उससे हमारा WBC जो है वो फाइट करता है, यानी कि संक्रमण से वह संघर्ष करता है और हमको ठीक होने में फिर से मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ होता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? तो लासोन, लासोन नाम का एक पदार्थ होता है जिसके कारण हरी मेहंदी जो होती है वो लाल हो जाती है। हरी मेहंदी जो है वो लासोन के कारण क्या होती है, लाल हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होता है? तो जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। देखिए, ये चंद्रमा है और ये सूरज है, ऐसा अनुमान कीजिए आप। ये सन है, ये मून है, और अगर इसके बीच में क्या होता है कि पृथ्वी आ जाती है, अगर अर्थ, तो क्या होता है, देखिए चंद्रमा का आप जानते हैं कि अपना प्रकाश नहीं है, यानी कि स्वयं का प्रकाश नहीं है, इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है चंद्रमा के पास। ये किसके प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके परावर्तित करके चमकता है? तो सन के। लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि सूरज और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तो इससे जो प्रकाश आता है जो इस पर पड़ता है वो न पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चूंकि ये रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा, प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगा तब तो ये पता चलेगा, तो ये दिखाई ही नहीं देता है, तो उस समय क्या कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण हो गया, चंद्र पर ग्रहण लग गया, क्योंकि पृथ्वी उसके बीच में आ जाती है। इस तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? यानी कि ध्रुव तारा एक जगह से दूसरे जगह चलता हुआ क्यों नहीं प्रतीत होता है, ध्रुव तारा? तो इसका पीछे वजह है कि क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में है। देखिए क्या होता है, ये पृथ्वी का अगर घूर्णन अक्ष है, ठीक है, तो इसी के सीध में बिल्कुल ध्रुव तारा होता है। तो क्या होता है
कि पृथ्वी तो अपने अक्ष पर, तो ये क्या है कि ये स्टेबल रहता है, एक्सिस तो स्टेबल रहता है, बाकी पार्ट क्या है, रोटेशन भी दिखता है, लेकिन एक्सिस क्या होता है, एकदम स्टेबल रहता है। तो ध्रुव तारा भी अपने स्थान पर स्थिर ही दिखता है, वो इधर से उधर जाता हुआ नहीं दिखता है। तो यही प्रश्न था हमारा कि ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता, तो क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में है, इसलिए ध्रुव तारा गतिमान आभासित नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राइबोफ्लेविन या रिबोफ्लेविन लिखा हुआ है, रिबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन बी 2 का नाम रिबोफ्लेविन है। विटामिन बी 2 का नाम रिबोफ्लेविन है, विटामिन बी 2 का नाम रिबोफ्लेविन है, इसको याद रखेंगे। विटामिन बी 2 की जो कमी से होता है वो क्या होता है कि इसमें जो आपको बहुत ज्यादा जो ओठ का फटने का समस्या है, वो सब किसके कारण होता है, विटामिन बी 2 की कमी के ही कारण है। फिर देखिए कि आपके बालों के अंदर रुसी बहुत ज्यादा होता है या बड़ा बड़ा पैचेस धब्बा हो जाता है सर पे, ठीक है, तो वो सब बी 2 की ही कमी से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कनिकाओं यानी कार्पसल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को छोड़ के जो रक्त में जो ये बचता है, ठीक है, उस तरल अंश को यानी कि लिक्विड जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, तो सीरम। यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को हटा दिया जाए और उसके बाद जो तरल अंश रक्त का बचता है, ब्लड का, वो क्या कहलाता है, तो सीरम। देखिएगा सीरम ही टेस्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि विभवांतर कैसी राशि है, सदिश या अदिश, तो विभवांतर जो है वो अदिश राशि है, विभवांतर जो है वो अदिश राशि है। अच्छा विभवांतर क्या होता है, आप देखे होंगे कि अ, किसी भी इसमें दो तरह की बातें हो जाती है, आपको वोल्ट होता है या वोल्टेज, वोल्टेज होता है और एक होता है धारा यानी कि करंट। तो याद रखिएगा कि वोल्टेज जो है किसका मात्रक है, विभवांतर का। वोल्ट, वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक वोल्ट है और इसी का संबंध वोल्टेज से है, ठीक है। और करंट का जो मात्रक, करंट को जो आई से सूचित करते हैं और इसका जो ये होता है वो एम्पियर होता है। देखिए याद रखिएगा कि विभवांतर का मात्रक जो है वो वोल्ट है और इसका संबंध वोल्टेज से है कि कितना वोल्टेज है। और करंट का जो सूचित करते हैं वो आई से करते हैं, लेकिन इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। इस तरह से याद रखिएगा कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट है और करंट यानी कि धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर है। धारा का मात्रक एम्पियर है और विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। विभवांतर क्या होता है कि अनंत से किसी भी आवेश को, इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो भी कार्य किया जाता है वह क्या होता है, विभव होता है। और दो विभवों के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, विभवांतर होता है, ठीक है। और यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह अदिश होता है, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप जानते हैं कि सदिश में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अदिश में केवल क्या होता है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है अदिश में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि कार्नोटाइट किसका अयस्क है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का। कार्नोटाइट जो है वो यूरेनियम का अयस्क है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो यहाँ पर विटामिन से संबंधित प्रश्न है कि मानव मूत्र में कौन से के द्वारा कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। तो याद रखिएगा कि मूत्र के द्वारा विटामिन सी जो है शरीर से बाहर निकलता है। ये विटामिन के बारे में प्रश्न रहेगा, तब ये जवाब आप देंगे कि मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है, तो विटामिन सी इसके द्वारा बाहर निकलता है। देखिए मानव मूत्र में क्या होता है कि 95% तो जल होता है, याद रखिएगा कि 95% जल होता है। उसके बाद जैसे देखिए सोडियम जो है वो होता है लगभग 0.4%, फिर अमोनियम जो है, ठीक है, अमोनियम 0.05% होता है, फिर फॉस्फेट जो होता है वो होता है 0.6%, फिर यूरिया जो होता है वो होता है 2%, और उसके बाद सल्फेट लगभग 0.2% जो है परसेंट जो है होता है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा क्या होता है हमारे मानव मूत्र में, वो होता है जल, ठीक है।
और उसके बाद यूरिया 2%, ठीक है, जल और यूरिया 2% लगभग होता है। उसके बाद ये सब चीजें कम कम होती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न था हमारा कि विटामिन कौन सा उत्सर्जित होता है, यानी कि कौन सा विटामिन बाहर निकलता है शरीर से मानव मूत्र के द्वारा। तो विटामिन सी जो है उससे बाहर निकलता है। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये प्रश्न जो है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा है। याद रखिएगा, सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा है। देखिए ये मोनेरा ग्रुप का, यानी मोनेरा जगत का ये क्या है, कोशिका है। और इसमें क्या होता है कि सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है। इसका जो लगभग आकार होता है माइकोप्लाज्मा का, वो होता है 0.0001 मिलीमीटर होता है। ये इतना छोटा माइकोप्लाज्मा होता है। अगर हम मानव शरीर की बात करें कि मानव में, तो मानव की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु, यानी कि स्पर्म जो होता है वो सबसे छोटा जो होता है वो कोशिका होता है मानव में, ठीक है। शुक्राणु जो है सबसे छोटी कोशिका है। वहीं पर सबसे बड़ी की बात की जाए तो वो होता है आपको न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होता है, जैसे मस्तिष्क के या तंत्रिका तंत्र का जो सबसे छोटी कोशिका है वो क्या है, न्यूरॉन्स है, ठीक है। और वही क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी जो है वो कोशिका है। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन्स है, और सबसे छोटा जो है वो है शुक्राणु। सबसे छोटा है शुक्राणु, सबसे बड़ा है न्यूरॉन्स, सबसे बड़ा है न्यूरॉन्स, सबसे बड़ा है न्यूरॉन्स, और सबसे छोटा जो है वो है शुक्राणु। इसको याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर हो रहा था कि टोटल ओवरऑल मिला के केवल मानव की बात नहीं हो रही थी, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है वो है माइकोप्लाज्मा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पैतृकता को सिद्ध करने में क्या सहायक है। तो डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। याद रखिएगा कि डीएनए का जो टेस्ट होता है, अगर कोई अगर ये करता है कि हमारे पिता वो हैं, तो इसका वैज्ञानिक क्या तरीका है सिद्ध करने का कि किसी का बेटा वो है या किसी का पिता वो है। तो उसका जो सिस्टम है वो है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट, ठीक है। ये दोनों टेस्ट से पता वैज्ञानिक रूप से लग सकता है कि वो उसके पिता है या उसका वो पुत्र है, पुत्री है, जो भी संतान है। तो वो डीएनए टेस्ट और फिंगर टेस्ट से ये पता चलता है। डीएनए आपको जानते हैं कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और यहीं पर अगर आरएनए हो, ठीक है, तो आरएनए तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यहीं पर सिर्फ यहाँ से ये कट जाएगा, डीऑक्सी नहीं होता, क्योंकि इसमें डबल हेलिक्स मॉडल होता है ये डीएनए का, ठीक है। और हरविंद खुराना ने ही इसका खोज किया था, समझे। तो आरएनए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन पैतृकता सिद्ध करने में जो है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है कैसा। देखिए होता क्या है कि मेल और फीमेल, अच्छा हम तो जानते हैं कि मनुष्य में कितने होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोजोम्स होते हैं। 23 जोड़ी क्रोमोजोम, इसमें से 22 जोड़ी जो होता है वो कायिक होता है, 22 जोड़ी। और एक जोड़ी जो होता है वो देखिए, मेल में जो होता है वो होता है एक्स वाई, और फीमेल में जो होता है वो एक्स एक्स होता है, ठीक है। याद रखिएगा, मेल में एक्स वाई एक जोड़ी होता है, ठीक है, और फीमेल में एक्स एक्स। अच्छा ये करता क्या है, इसका काम है कि इससे होने वाला जो बच्चा होगा उसका लिंग निर्धारण करना है। याद रखिएगा, इस क्रोमोजोम का जो महत्व है वो है लिंग निर्धारण में, कि यानी कि अगर ये दोनों मैच करते हैं तो फिर ये लड़का होगा या लड़की, ये पूरी तरह से निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये जो एक जोड़ी होता है क्रोमोजोम्स, ये लिंग निर्धारण के काम आता है। 22 जोड़ी तो शरीर निर्माण में, और एक जोड़ी जो होता है वो लिंग निर्धारण में। तो अब एक जोड़ी में भी क्या होता है कि मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है। कभी कभी हम समाज में सुनते हैं कि अ, पुत्र नहीं हो रहा है, ये तो जानते हैं कि बेटा होने के लिए ये पूरी तरह से स्त्री उसमें कहीं भी जिम्मेवार है ही नहीं, वैसे जिम्मेवार कोई नहीं है। ये तो
कोई जिम्मेवार नहीं है। लेकिन अगर साइंटिफिक तौर पर भी देखा जाए तो स्त्री कहीं से भी जिम्मेवार नहीं होती है, क्योंकि एक स्त्री के पास जो एक जोड़ी लिंग निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एक्स ही होते हैं, और मेल के पास एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, और ये वाई आवश्यक है लड़का के लिए। ठीक है, अब देखिए कि इसमें चार कंडीशन होता है। अगर ये एक्स यहाँ से दिया और ये एक्स यहाँ से दिया तो एक्स एक्स हो गया, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर फिर लड़की हो गई, गर्ल बेबी हो जाएगी। अगर ये यहाँ से एक्स दे दिया और ये यहाँ से एक्स दे दिया तब भी क्या होगा, एक्स एक्स ही होगा, तो ये भी गर्ल हो जाएगी। अगर ये यहाँ से वाई देता है और ये यहाँ से एक्स, तब क्या हो जाएगा, हमारा एक्स वाई हो जाएगा, तब यहाँ पर बॉय हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये वाई और फिर यहाँ पर ये एस एक्स, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर एक्स वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर बॉय। तो क्या होता है कि इसमें मेल जो हमारा क्रोमोसोम से वो पूरी तरह से जिम्मेदार है बॉय के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्त्री का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि स्त्री के पास जो एक जोड़ी लिंग निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम से वो एक्स एक्स ही है। तो तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न है हमारा कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। रुधिर कैंसर का जो दूसरा नाम है वो होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है वो कैंसर का एक टाइप है, वो भी ब्लड कैंसर का। अच्छा, सबसे पहले समझ लीजिए कि कैंसर क्या है। कैंसर एक तरह से जो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, यानी कि ऊतकों का जो अनियंत्रित वृद्धि होता है, सॉरी, ऊतकों का, टिश्यूज का, वो अगर इसका जो ग्रोथ है, वृद्धि जो है, वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, यानी कि रुके ही ना, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम कैंसर कहते हैं। अच्छा, ब्लड कैंसर में क्या होता है कि ये ना डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। क्या होता है कि कैंसर का जैसे ही कणिका बढ़ जाता है तो बाकी जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट्स है, उसका प्रोडक्शन जो है प्रभावित होता है, प्लेटलेट्स का। ठीक है, और क्या होता है कि इसको बनने के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं मिलती है, क्योंकि कैंसर का जो है वो उसमें मात्रा जो ब्लड का है वो बढ़ते चला जाता है। ठीक है, और इसके लिए जगह ही नहीं मिलती है, जिसके कारण जो उपयोगी हमारे कार्पोसल्स है वो बन ही नहीं पाते हैं, और इस कंडीशन में हमारी स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले प्रश्न में ही कहा था कि शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र है। शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका तंत्र, और सबसे छोटी जो है वो, उसके बारे में हमने कहा था, वो शुक्राणु है, स्पर्म है, वो सबसे छोटा है, छोटी कोशिका है मानव शरीर की। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र है। देखिए, इसको न्यूरॉन्स अगर स्पेसिफिक नाम दे, ठीक है, तो न्यूरॉन्स कहिएगा। ठीक है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र की भी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो न्यूरॉन्स होती है। क्या होती है, न्यूरॉन्स से मिलकर क्या बना होता है, तंत्रिका तंत्र बना। और ये तंत्रिका तंत्र जो है वो सबसे लंबी कोशिका है मानव शरीर की। ठीक है, जैसे किडनी का अगर पूछेगा कि किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, ठीक है। और उसी तरह से तंत्रिका तंत्र जो है ब्रेन का, वो सबसे छोटा इकाई वो जो होता है वो न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, इसीलिए इसके डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन, और इसको नेफ्रोलॉजिस्ट, इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। यानी किडनी से संबंधित जो भी बीमारी होती है उसको कौन डॉक्टर देखते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, क्योंकि किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, वो कहलाती है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहलाती है। और तंत्रिका तंत्र, ब्रेन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, और इसको देखने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट, या अगर सर्जरी करते हैं तो वो न्यूरोसर्जन कहलाते हैं। और याद रखिएगा, सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र ही है। ठीक है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और सबसे छोटी जो कोशिका होती है मानव शरीर की वो होती है शुक्राणु, स्पर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है। लौह की कमी से यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया, यानी रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग होता है। देखिए, आयरन हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण ये तत्व है, जो हमारे शरीर को, ये क्या होता है, जैसे हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ठीक है, कि वो ऑक्सीजन को क्या करता है, ढोके पूरे शरीर तक पहुंचाने में मदद करता है, यानी ऑक्सीजन को ढोता है। ठीक है, और अगर आयरन और लोहा की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन भी उससे प्रभावित होता है, और फाइनली क्या होता है, एनीमिया से लोग ग्रसित हो जाते हैं, और बहुत ही कमजोरी इसमें फील होने लगता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयोडीन टेस्ट का उपयोग किसके लिए
किसकी उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। वैसे यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा तो स्टार्च। स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें अगर कुछ बूंदे आयोडीन की डाली जाती है तो क्या होता है, अपने कलर को बदल देता है कोई भी विलयन। ठीक है, जिससे पता चलता है कि इसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट क्या है, उपस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन शब्द का संश्लेषण किया गया था किसके द्वारा? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा। हरगोविंद खुराना के द्वारा जीन का क्या किया गया था? संश्लेषण किया गया था। सबसे पहले प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में सबसे पहले जीन का जो संश्लेषण किया गया था वो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इत्र की तीखी गंध या सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा की जाती है? तो इत्र यानी कि सेंट जो हम लोग खूब ये बाराती उराती में जाते समय इस्तेमाल करते हैं, या कहीं भी जाते समय बहुत काफी लोग शौकीन भी होते हैं, और उसका तीखी गंध और सुगंध का पहचान हमारा ब्रेन ही तो करता है। हमारा ब्रेन ही तो पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो अच्छा, उसका कौन सा पार्ट इत्र की गंध को पहचानता है? वो होता है सेरिब्रम। आप जानते हैं कि ब्रेन का जो मुख्य पार्ट है वो तीन है। ठीक है, वो है सेरेबेलम, सेरिब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, तो ये सब का अलग अलग रोल है हमारे जीवन में, और ये सारे ब्रेन के जो पार्ट होते हैं अपने अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं। तो इत्र या किसी चीज का गंध जो है वो पहचानने का काम करता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इत्र की गंध को पहचानने का काम करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि मूत्र दुर्गंध देता है, यानी कि मूत्र जो है दुर्गंध देता है किसके कारण? तो यूरिया के कारण बहुत ही ये दुर्गंध देता है। मूत्र जो है यूरिया के कारण बहुत ही ज्यादा दुर्गंध देता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है? तो श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में क्या है? ऊर्जा। देखिए, श्वसन भी क्या है? एक दहन है। आप हम लोग नीचे क्लास में भी पढ़ते हैं कि श्वसन क्या है? एक दहन है, कंबशन है। और कंबशन में क्या होता है? ऊर्जा तो मुक्त होती ही है। आप देखते हैं कि आप लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को जलाने पर लकड़ी किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। तो जब इसको जलाते हैं तो क्या मुक्त होता है? ऊर्जा। ऊर्जा मुक्त होती है। तो याद रखिएगा कि हमारा श्वसन जो है वह ऊर्जा का निर्माण करता है। और हमारे जब हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ले जाते हैं, इंटेक करते हैं, तो उसके बाद वहां भी उसका कंबशन ही होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ही होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या मुक्त होती है? हमारे शरीर को क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। इसमें श्वसन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि यही क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाता है। और जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा तब तक दहन यानी कि जलना होगा नहीं, कंबशन होगा नहीं, और कंबशन नहीं होगा तो क्या होगा? ऊर्जा मुक्त नहीं होगी। इसलिए श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। रक्त दाब मापने के लिए उपयुक्त यानी प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखिएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं ब्लड प्रेशर मापने वाला जो उपकरण होता है, हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। जब रक्त में नाइट्रोजन अवशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? देखिए, वृक्क यानी कि किडनी। किडनी जो है, नाइट्रोजन यदि रक्त में क्या होता है, अवशिष्ट जमा हो जाता है, तो किडनी जो है अपना फंक्शन सही से नहीं करता है। किडनी अपना फंक्शन सही से नहीं करता है। जब रक्त में नाइट्रोजन जमा हो जाता है, अवशिष्ट जमा हो जाता है, तो किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रहा होता है। अगला प्रश्न है, और ये कई बार पूछा भी गया है कि मानव रक्त का लाल रंग होता है। काफी नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन ये बहुतों बार पूछा गया है। तो मानव रक्त का जो लाल रंग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का मेन काम जो है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं उसको ढोना, उसको को ढोना
और ये ब्लड में जब मिक्स हो जाता है तो फिर उसको क्या करता है वो ढोना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जिसमें भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण बहुत ही कमजोरी हमें हो जाती है। चूंकि ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है, बहुत ही जरूरी है सेल तक होना। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इस काम को करता है, ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। और लाल रंग जो इसका होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल तक जा सकते हैं। सतीश सर के वीडियोज टाइप कीजिएगा, हमारा पिक्चर आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे। और हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि आप सबकी हमारी हमारी तरफ से जितने भी मदद हो सके, गिलहरी प्रयास हमारे तरफ से जो भी हो सके वो मैं अपने तरफ से करने का प्रयास करूंगा। आपका चाहे सक्षमता परीक्षा हो या बीपीएससी टीआरई हो, वो सब अच्छे से हो। और आप जो भी आपका ये इच्छित हो वो आपको प्राप्त हो, ऐसी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद।